सायानोबैक्टीरिया के ऑयल ड्रॉपलेट्स को हम बीटा ग्रैन्यूल्स भी बोलते हैं। बस यहीं पे हमारी क्लास अटक गई थी। इनको हम बीटा ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। बीटा ग्रैन्यूल्स, यस, इनके अंदर ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं। मैंने आपको बताया था सायानोबैक्टीरिया में अल्फा ग्रैन्यूल्स भी होते हैं। चलिए हम अल्फा ग्रैन्यूल यहां पर, ये देखिए बेटा, और अल्फा ग्रैन्यूल्स के अंदर क्या होता है? अल्फा ग्रैन्यूल्स के अंदर होगा स्टार्च, मतलब इनमें फूड स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। वो स्टार्च रहता है ग्रैन्यूल्स में, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, उनको हम अल्फा ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। और बीटा ग्रैन्यूल्स भी होते हैं इनमें, बट बीटा ग्रैन्यूल्स कंटेन फैट ड्रॉपलेट्स। फैट बोले तो ऑयल, ऑयल ड्रॉपलेट्स बोलिए, फैट ड्रॉपलेट्स बोलिए, एक ही बात है। ये हम पूरा का पूरा डिस्कस कर चुके हैं। फिर मैंने आपको बताया इनमें राइबोसोम्स भी होते हैं। चलिए मान लेते हैं यहां पर ये रहा राइबोसोम। The ribosomes are 70S type. 70S राइबोसोम, ठीक है। म्यूसिलेजिनस शीथ, मैंने कहा म्यूसिलेजिनस शीथ में क्या चीजें होती हैं? वी हैव डिस्कस्ड ऑल दैट। बाकी लोग वैसे हैं कहां? वेयर आर दे? इससे पहली वाली क्लास की थी क्या उन्होंने? ये फर्स्ट क्लास है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, तो स्टार्ट कर दे हम। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला बीटा ग्रैन्यूल्स और अल्फा ग्रैन्यूल्स होते हैं। इनमें बीटा ग्रैन्यूल्स के अंदर फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं या ऑयल ड्रॉपलेट्स, लेकिन अल्फा ग्रैन्यूल्स के अंदर स्टार्च होगा। ये नॉर्मल स्टार्च नहीं होता बेटा, इस स्टार्च को हम सायानोफाइसियन स्टार्च बोलते हैं। सायानोफाइसियन स्टार्च, ये वैसा वाला स्टार्च नहीं होता जैसा प्लांट्स के अंदर होता है। इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्च नोन एज सायानोफाइसियन स्टार्च, ठीक है। अब देखिए, आपको यहां पर इस डायग्राम में कहीं पे गैस वैक्यूल दिखाई दे रहा है क्या? गैस वैक्यूल ये रहा, यस, दिस इज द गैस वैक्यूल। सायानोबैक्टीरिया के सेल्स में गैस वैक्यूल्स भी होते हैं। ये गैस वैक्यूल्स बेटा क्या काम करते हैं? गैस वैक्यूल प्रोवाइड्स buoyancy to aquatic forms। जो पानी में सायानोबैक्टीरिया रहते हैं उनके सेल्स में बेटा जी गैस वैक्यूल्स होंगे, और ये गैस वैक्यूल्स क्या काम करेंगे? गैस वैक्यूल्स उनको बायोंट फोर्स प्रोवाइड करेंगे। बायोंट फोर्स मतलब अपवर्ड थ्रस्ट, जिससे वो पानी में तैर सकेंगे, ठीक है। लेकिन गैस वैक्यूल्स सब सायानोबैक्टीरिया में नहीं होते। इट इज प्रेजेंट ओनली इन दोज सायानोबैक्टीरिया जो एक्वाटिक हो, जो पानी में स्विम करने वाले हो। और थैलाक्वाइड तो मैं बोल ही चुका हूं। थैलाक्वाइड यूजुअली सायानोबैक्टीरिया हैं क्या? दे आर प्रोकैरियोटिक, बट बाकी प्रोकैरियोटिक सेल्स से ये हल्के से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि बेटा प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते।
लेकिन इनके अंदर कुछ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर थैलेकोइड्स। मैं लिखूंगा इन स्पाइट ऑफ बीइंग प्रोकैरियोटिक, in spite of being प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक होने के बावजूद they have membrane bound structures known as thylakoids. Membrane bound structures called thylakoids. Is it okay? thylakoids होते हैं इनमें। डन है ना? अच्छा जी, एक दो और फैक्चुअल पॉइंट्स बताएंगे। मेजर पोर्शन साइनोबैक्टीरिया का ना हम पिछली क्लास में ही खत्म कर चुके हैं। अब जो जो छोटी चीजें बची हैं वो हम आज बता के इसको फिनिश कर देंगे। जो फाइलामेंटस साइनोबैक्टीरिया पिछली क्लास में बताए थे, साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। फाइलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी के फाइलामेंट को बेटा जी हम ट्राइकोम बोलते हैं। गुड आफ्टरनून बंटी, लेट काहे हुए यार? फाइलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी के फाइलामेंट को बेटा हम बोलते हैं ट्राइकोम, ठीक है ना? फाइलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गा है एक, उसका नाम है ऑसिलेटोरिया। दूसरा एग्जाम्पल हमने दिया था नॉस्टॉक। हम ऑसिलेटोरिया के बारे में बोलने वाले हैं। क्या है ऑसिलेटोरिया के बारे में खास? इट लिव्स इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स। ऑसिलेटोरिया एक फाइलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गा है। बेटा क्लास के लिए टाइम दिया है ना, टाइम पे आया करो, ये गलत बात है। ऑसिलेटोरिया लिव्स इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स। ये रहता है हॉट वाटर स्प्रिंग्स में, ठीक? और इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स में इट कैन बेयर अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 80 डिग्री सेल्सियस। ये हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। कौन? ऑसिलेटोरिया, राइट? यहां तक क्लियर है ना? तो बेटा इसका ये हम कल ही पढ़े थे, बस थोड़ा सा मैंने एक आध पॉइंट ऐड कर दिया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से। हाँ जी, बंटी, सौम्या, रश्मि, तेज प्रताप, स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दीजिए। हाँ बंटी बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया? हो गया ना? हम आगे बढ़े। बंटी, आई होप बंटी ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। हम चलते हैं आगे। देखिए बेटा, साइनोबैक्टीरिया की एक जबरदस्त क्वालिटी है, जनरल साइनोबैक्टीरिया की। हाँ, दे हैव गॉट अ वेरी गुड क्वालिटी। दैट क्वालिटी इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। मैक्सिमम साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम यहां पर लिखने वाले हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। किन में? इन साइनोबैक्टीरिया, या मैं शॉर्ट में लिखूं ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है? तो क्या मैंने पहला पॉइंट बोला? मैक्सिमम ब्लू ग्रीन एल्गी कैन परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन।
can perform nitrogen fixation. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है बेटा? नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन दैट इज N2, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% होता है, लेकिन ये नाइट्रोजन ना ज्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स यूज नहीं कर पाते। ये नॉन यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है, इसलिए इस नाइट्रोजन को पहले कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू यूजेबल फॉर्म्स। तो ब्लू ग्रीन एल्गी क्या काम करते हैं? ये इस नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को दूसरे नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। दे कन्वर्ट दिस नाइट्रोजन इनटू अदर nitrogenous compounds, like कौन कौन से नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे? लाइक अमोनिया, सॉइल में होते हैं, हाँ, मॉइस्ट सॉइल में ब्लू ग्रीन एल्गी ये कन्वर्ट करेंगे नाइट्रोजन को इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स लाइक अमोनिया, अमाइनो एसिड्स एटसेट्रा। इस प्रोसेस को हम कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अदर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स एक प्लांट यूज कर सकता हो, इस प्रोसेस को बेटा जी हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलेंगे। ठीक है, फिर यही नाइट्रोजनस कंपाउंड्स लाइक अमोनिया, अमाइनो एसिड्स सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देंगे। दीज व्हाट दे डू? इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सायनोबैक्टीरिया ने कन्वर्ट कर दिया इनटू यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ये यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। मतलब सॉइल की क्वालिटी को नाइट्रोजन फिक्सिंग सायनोबैक्टीरिया इंप्रूव करते हैं, दे इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, राइट? अब देखिए, ब्लू ग्रीन एल्गी ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन के हिसाब से ब्लू ग्रीन एल्गी दो टाइप्स के होते हैं। एक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, फ्री लिविंग है और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं। अब दूसरा कैटेगरी सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी का कुछ एग्जाम्पल हम लिखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल एनाबीना, सॉइल में अकेला रहेगा, किसी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं बनाएगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता रहेगा। नॉस्टॉक में पिछली क्लास में उसका डायग्राम बता चुका हूं। एक फाइलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गा है ना, उसका ट्राइकोम हम दिखा चुके हैं, फिर से बताऊंगा बाद में। एंड ऑलोसाइरा, AULOSIRA, ऑलोसाइरा। ठीक है, राइट? इसमें आपको बेटा ये ऑलोसाइरा, इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी पड़ेगी। क्या? दिस ब्लू ग्रीन एल्गा is found in plenty in paddy fields. ऑलोसेरा ब्लू ग्रीन एल्गा पाया जाता है, it is found in large amounts, it's found in large numbers. कहां पर? in paddy fields. पैडी समझते हो? धान के खेत, पैडी, एक मिनट, PADDY, पैडी फील्ड्स, धान के खेतों में ये बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में होता है। ये धान के खेत में जब पानी भरा जाता है ना, उसी पानी में ये रिप्रोडक्शन करता है,
उसी पानी में ये जर्मिनेट होता है और धान के खेतों में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कराएगा, तो धान के प्लांट को, राइस प्लांट को बहुत सारा नाइट्रोजन मिलेगा. It performs nitrogen fixation due to which the production of rice increases. Olosera large numbers में पैडी फील्ड्स में होता है, वहां पर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा. नाइट्रोजन फिक्सेशन से उस सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीजेस और राइस प्रोडक्शन ज्यादा होगा. राइस प्रोडक्शन डेफिनेटली इंक्रीजेस. अपर वाला एरो, ये एरो मतलब इंक्रीजेस. ठीक है, बात करेंगे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी. बेटा जी, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी अकेले नहीं रहते, ये किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाएंगे. मैं आपको पिछली बार बोल चुका हूं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब ऐसा एसोसिएशन, ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों को बेनिफिट मिले, है ना. बेनिफिटिक एसोसिएशन, symbiotic association. These cyanobacteria remain in, free living नहीं होते, they remain in symbiotic association with many plants, with many plants. And perform nitrogen fixation. ठीक है, एग्जाम्पल में हम लिखेंगे, यहां पर रेड से मैं एग्जाम्पल्स लिखूंगा बेटा. सबसे पहला एजोला. बेटा एजोला एक फर्न है. एजोला इज अ फर्न प्लांट और एजोला प्लांट के लीव्स में रहता है. एजोला फर्न प्लांट हैज कौन सा, एनाबीना. एनाबीना, एक मिनट, इन इट्स लीव्स. ध्यान से देखो, मैंने फ्री लिविंग में एजोला, सॉरी एनाबीना को फ्री लिविंग में भी लिखा है. अब यहां पर बोला आपको एनाबीना सायनोबैक्टीरियम एजोला के लीव्स में रहेगा इन अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन. मतलब एनाबीना बोथ फ्री लिविंग एज वेल एज सिम्बायोटिक भी हो सकता है. सिम्बायोटिक तब जब इसको एजोला फर्न प्लांट के लीव्स मिलेंगे, उनके अंदर रहेगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता रहेगा. ठीक है, वन मोर एग्जांपल. दूसरा एग्जांपल, ओलोसेरा. अगेन यहां देखिए, मैंने फ्री लिविंग में ओलोसेरा लिखा, लिखा ना. यहां पर फिर से ओलोसेरा लिखा, किसमें, सिम्बायोटिक में. इसका मतलब ओलोसेरा फिर से क्या काम करेगा, ये फ्री लिविंग कंडीशन में भी रहेगा और सिम्बायोटिक कंडीशन में भी रहेगा. लेकिन कहां पर, इट कैन, ओलोसेरा लिव्स इन a plant named as Anthoceros. Anthoceros, ये एंथोसेरॉस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना सकता है. हाँ, एंथोसेरॉस प्लांट के अलावा किसी और के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं बनाएगा. अगर इसको एंथोसेरॉस प्लांट नहीं मिला तब ये फ्री लिविंग कंडीशन में रहेगा पैडी फील्ड्स. इसी तरह एनाबीना, अगर इसको एजोला प्लांट के लीव्स मिले तब ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाएगा, नहीं तो फ्री लिविंग कंडीशन में ही ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देगा. इज इट ओके? चलेगा ना. हाँ, तो बेटा स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए. हो गया.
तो हम चलते हैं आगे। तो क्या सीखा हमने? सायानोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, मतलब ये सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाएंगे। लेकिन ये सॉइल की फर्टिलिटी दो तरीके से बढ़ा सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरीके से कर सकते हैं। ये फ्री लिविंग फॉर्म में भी हो सकते हैं, एनाबीना, नॉस्टॉक, एलासेरा, ये तीनों फ्री लिविंग फॉर्म में होते हैं। लेकिन अगर इनको रेस्पेक्टिव होस्ट मिला, रेस्पेक्टिव पार्टनर मिला, जैसे एनाबीना का रेस्पेक्टिव पार्टनर है एजोला के लीव्स, तो ये एजोला लीव्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाएगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। इसी तरह ओलोसेरा, इसका रेस्पेक्टिव पार्टनर कौन सा है? मैंने बताया आपको, ओलोसेरा का रेस्पेक्टिव पार्टनर है एंथोसेरॉस प्लांट। तो अब इसको एंथोसेरॉस प्लांट मिलेगा, एंथोसेरॉस प्लांट के साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना देगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता रहेगा। ठीक है ना जी? चलेगा? ओके। अब सवाल ये है कि इन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में, सॉरी, इन सायानोबैक्टीरिया में ऐसा क्या होता है जिससे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं? उसके लिए मैं एक डायग्राम लाऊंगा फिर से। ये देखिए बेटा, एक सिंपल सा डायग्राम फिर से हम लाएंगे यहां पर। आप उस डायग्राम को ध्यान से देखिए, शायद कहीं देखा होगा। अगर देखा होगा उस डायग्राम को तो मुझे बताइएगा, हाँ सर देखा है। बताइए बेटा, इस डायग्राम को कहीं देखा है? जानते हैं क्या इसको? इसको पहचानते हैं क्या आप? हाँ जी, सौम्या, रश्मि, तेज प्रताप, नहीं जानते? सौम्या बेटा, आप बोलिए, आप इसको जानते हैं क्या? नहीं जानते? अरे भाई, पिछली क्लास में मैंने ये डायग्राम लगाया था भाई। इट इज नन अदर देन नॉस्टॉक। नॉस्टॉक एक फाइलामेंटस, इतना जल्दी भूल गए? नॉस्टॉक एक फाइलामेंटस सायानोबैक्टीरियम है, फाइलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गा नॉस्टॉक का फाइलामेंट है। नॉस्टॉक के फाइलामेंट को हम नॉस्टॉक ट्राइकोम बोलेंगे। या अल्लाह, इतनी जल्दी भूल गए? एक ही दिन बीच में गैप मिला है आपको। ये एक सायानोबैक्टीरियम है, नाम है नॉस्टॉक। नॉस्टॉक एक फाइलामेंटस सायानोबैक्टीरियम है। नॉस्टॉक का पिक्चर है ये। अब देखो, नॉस्टॉक में ये जो ये सेल्स है ना, दीज आर द सायानोबैक्टीरियल सेल्स। ये नॉर्मल सायानोबैक्टीरियल सेल्स हैं। लेकिन बीच में आप देख सकते हो ये वाला सेल, हिटिरोसिस्ट, ये भी हिटिरोसिस्ट है। हिटिरोसिस्ट मॉडिफाइड सेल्स होते हैं ट्राइकोम के। These are the modified thick walled cells of trichome. अगर आप ऑसिलेटोरिया देखोगे, वहां पर भी हिटिरोसिस्ट होंगे। हिटिरोसिस्ट साइनोबैक्टीरिया के ट्राइकोम के ही कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, स्पेशल सेल्स होते हैं, मॉडिफाइड सेल्स होते हैं। और यही हिटिरोसिस्ट्स क्या काम करते हैं? दे आर मेंट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, मेंट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो टोटल कुल मिला के बात यह है कि सायानोबैक्टीरिया में नॉर्मल सेल्स के अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स भी होते हैं। दोज स्पेशलाइज्ड सेल्स आर नोन एज हिटिरोसिस्ट्स। और ये हिटिरोसिस्ट्स क्या काम करते हैं? दे आर मेंट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन।
अब समझ आई भैया? बात समझ आई? समझ आई ना? ओके, यस। Now let us discuss about the reproduction in cyanobacteria. यहां पर हम लिख रहे हैं reproduction in cyanobacteria. Reproduction in cyanobacteria या reproduction in blue green algae. बेटा जी, सायानोबैक्टीरिया में दो मेथड्स से रिप्रोडक्शन होता है। एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो टाइप्स का होता है सायानोबैक्टीरिया में। एक बाइनरी फिशन, बोलने की जरूरत नहीं है। बाइनरी फिशन ऐसा डिवीजन, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा। और दूसरा फ्रैगमेंटेशन। राइट? तो बाइनरी फिशन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें एक पैरेंट साइनोबैक्टीरियल सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स बना देगा। हियर वन पैरेंट cyanobacterial cell divides into two daughter cells. तो मतलब सेल डिवीजन ही है ये। कौन सा सेल डिवीजन? क्या ये माइटोसिस होगा या मियोसिस? मैंने पिछली बार भी बताया आपको, प्रोकैरियोट्स में बेटा माइटोसिस नहीं हो सकता। साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है। आप लोगों को याद नहीं होगा क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हो घर में। प्रोकैरियोट्स साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है। इनमें माइटोसिस नहीं हो सकता। इनमें जब भी डिवीजन होगा वो होगा एमाइटोसिस से। तो एमाइटोसिस से ही बाइनरी फिशन होगा। वन पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स बाय एमाइटोसिस। पता नहीं याद है कि नहीं आपको? फ्रैगमेंटेशन आसान। फ्रैगमेंटेशन होता है इन filamentous cyanobacteria. It occurs in filamentous blue-green algae. Filamentous like नॉस्टॉक में होगा, ऑसिलेटोरिया में होगा, एनाबीना में होगा, क्योंकि इनके कॉलोनीज ना फाइलामेंटस होते हैं। आप सोचो जरा, यहां पर फाइलामेंट कट गया, फाइलामेंट के दो पीसेस बन गए। ईच फ्रैगमेंट विल गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। हो गया ना? फिर करते हैं बात बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन is actually the method of protection from unfavorable conditions. It is the method of protection. From unfavorable conditions. जब भी unfavorable condition होगा तब ये बाइनरी फिशन और फ्रैगमेंटेशन नहीं कर पाएंगे। तब ये अपने सराउंडिंग में सिस्ट जैसा कुछ बना देंगे
और उसी सिस्ट के अंदर प्रोटेक्ट करेंगे खुद को तब तक जब तक बाहर फेवरेबल कंडीशंस पैदा ना हो। ठीक है जी, बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए। रश्मि, श्रुति कुमारी, स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम बेटा बात करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ सायानोबैक्टीरिया या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, जब भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बोलें तब हम दो चीजें पढ़ते हैं, यूजफुल एक्टिविटीज एंड हार्मफुल एक्टिविटीज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी की यूजफुल एक्टिविटीज के बारे में। क्या फायदे हैं इनके, व्हाट आर द बेनिफिट्स। तो फर्स्ट वन, अभी मैंने कहा ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो सीधी सी बात है, हम पहला बेनिफिट, हम पहला यूज इनका यही लिखेंगे कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन से सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कराते हैं, है ना। तो पहला यूज, दे इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन कौन सा नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, मैंने आपको एग्जांपल बताया, नॉस्टॉक भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, एनाबीना भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, ऑलोसीरा भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, एटसेट्रा। दूसरा यूज, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी बहुत ही प्रोटीनेशियस होते हैं, वो एनिमल्स के लिए प्रोटीनेशियस फूड प्रोवाइड करते हैं। याद होगा पिछली क्लास में बताए थे, दे कैन प्रोवाइड प्रोटीन्स। बताओ कौन सा वाला सायानोबैक्टीरियम प्रोटीन रिच होता है। दे कैन प्रोवाइड प्रोटीन्स फॉर एनिमल्स, मैंने बताया था उसको हम यूज करते हैं एज एनिमल फोडर, याद होगा। नहीं है याद, चलो मैं ही लिख देता हूं, स्पाइरुलिना। ये बेटा बहुत ही प्रोटीन रिच होता है, दैट इज वाई इसको हम एनिमल फोडर में यूज करते हैं। तीसरा, दे सिक्रीट एसिडिक केमिकल्स। सायानोबैक्टीरिया एसिडिक केमिकल्स सिक्रीट करते हैं, which decrease the alkalinity of soil, decrease the alkalinity of soil। अगर सॉइल ज्यादा अल्कलाइन रहा तो वो सॉइल किसी काम का नहीं होता, सॉइल में अल्कलाइनिटी कम होनी चाहिए, तब उसमें प्लांट्स वगैरह अच्छे से ग्रो हो पाएंगे। तो ये सॉइल की ज्यादा अल्कलाइनिटी को खत्म करते हैं बाय सिक्रीटिंग एसिडिक केमिकल्स। दे सिक्रीट एसिडिक केमिकल्स व्हिच डिक्रीज द अल्कलाइनिटी ऑफ सॉइल। एग्जाम्पल में लिखेंगे कौन कौन सा साइनोबैक्टीरियम ये काम कर सकता है। अगेन नॉस्टॉक, ऑलोसेरा, एटसेट्रा। ये दोनों
एसिडिक केमिकल्स स्क्रीट करके सॉइल की अल्कलैनिटी को खत्म करते हैं। नेक्स्ट, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी को हम यूज कर सकते हैं एज ग्रीन मैन्योर। सम आर यूज्ड। आई होप आपको मैन्योर पता हो। सम आर यूज्ड एज ग्रीन मैन्योर। जैसे फर्टिलाइजर होता है वैसे ही मैन्योर भी होता है। हम अपने खेतों में गोबर वगैरह डालते हैं, गोबर एक्ट्स एज अ मैन्योर। ग्रीन मैन्योर मतलब अगर हम खेतों में पत्ते वगैरह डालेंगे तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो ये एक्ट करते हैं एज ग्रीन मैन्योर। सम बीजीए, some are used as green manure. For example, again एनाबीना। एनाबीना को अगर अपने खेतों में ग्रो कराया जाए तो वो ग्रीन मैन्योर एक्ट करता है, फर्टिलिटी इंक्रीज करता है। स्पाइरुलिना, ये भी हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा बाय एक्टिंग एज अ ग्रीन मैन्योर। ठीक। नेक्स्ट वन, कुछ साइनोबैक्टीरिया टॉक्सिन क्रिएट करते हैं, केमिकल पॉइजनस केमिकल्स क्रिएट करते हैं। सम क्रिएट टॉक्सिन्स which inhibit the growth of mosquito larvae, which inhibit the growth of mosquito larvae. मॉस्किटो लार्वी, मॉस्किटो लार्वी के ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया टॉक्सिन सिक्रीट करता है, उस टॉक्सिन से मॉस्किटो लार्वी मर जाते हैं, तो मॉस्किटो का पॉपुलेशन बढ़ेगा नहीं, मलेरिया कंट्रोल में रहेगा। एनाबीना, ये भी टॉक्सिन सिक्रीट करेगा। ओलोसिरा, ये भी टॉक्सिन क्रिएट करेगा, और यही टॉक्सिन मॉस्किटो लार्वी को खत्म करेंगे। फिर मॉस्किटो पॉपुलेशन कम होगा और हम मलेरिया से बचे रहेंगे। राइट, ये हो गया यूजफुल एक्टिविटीज। इसके बाद हम लिखेंगे बेटा जी हार्मफुल एक्टिविटीज। किनके? ब्लू ग्रीन एल्गी के। हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ सायानोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। दूसरे कलर से लिखूंगा। अगर ब्लू ग्रीन एल्गी वाटर टैंक्स में ग्रो हुए तो ये पानी को पल्यूट करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी इफ ग्रो इन वाटर टैंक्स pollute the water। कौन सा ऐसा ब्लू ग्रीन एल्गा है जो वाटर टैंक्स में ग्रो कर सकता है? एग्जाम्पल में आप लिखिए बेटा ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया की क्वालिटी है ये वाटर टैंक्स में ग्रो करता है। अगर वाटर टैंक में ग्रो किया तो ये वाटर को पॉल्यूट करेगा। अब सवाल है क्यों? क्योंकि अभी यहां पर हमने लिखा ऑसिलेटोरिया केमिकल्स क्रिएट करता है ना? टॉक्सिक केमिकल्स अगर वाटर में एक्सक्रीट किए तो उन टॉक्सिक केमिकल्स से पानी की क्वालिटी खत्म। दूसरा, ब्लू ग्रीन एल्गी कैन प्रोड्यूस वाटर ब्लूम्स। कोई मुझे बता सकता है क्या वाटर ब्लूम क्या होता है? वाटर ब्लूम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। वाटर ब्लूम का मतलब है एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन वाटर। मैं लिखूं यहां पर excessive growth of plants, excessive growth of plants in water। अगर पानी में बहुत ज्यादा प्लांट्स का ग्रोथ हुआ तो इस प्रोसेस को बेटा जी हम वाटर ब्लूम्स बोलते हैं। वाटर ब्लूम्स बनते हैं बिकॉज ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी।
water blooms develop mainly because of Anabaena. पूरा नाम एनाबीना के एक स्पीशीज है, उसका नाम है एनाबीना फ्लॉस एक्वी। एनाबीना फ्लॉस एक्वी अगर पानी में ग्रो होंगे तो ये पानी में बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो कराएंगे, पानी में एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लांट्स होगा एंड देयरफॉर वाटर ब्लूम्स आर क्रिएटेड। नॉट ओनली दिस, एक और है, उसका नाम है माइक्रोसिस्टिस आर्गिनोसा। माइक्रोसिस्टिस RAER, एक मिनट, AERU, आरोगिनोसा। ये वाला साइनोबैक्टीरियम भी फेवर करता है एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन वाटर को, देयरफॉर वाटर में वाटर ब्लूम्स बन जाएंगे, वो वाटर फिर किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये था इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट, साइनोबैक्टीरिया। बेटा आप एक काम कीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए। हाँ जी, स्क्रीनशॉट हो गया सबका? तेज प्रताप यादव, रश्मि, सौम्या, तीनों ने ले लिया। श्रुति कुमारी बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डन कर दीजिए। ओके, चलिए जी आगे। बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया। अब हम आज बताएंगे आपको व्हाट आर माइकोप्लाज्मास। माइकोप्लाज्मास, एटीन्थ सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में यूरोप में एक डिजीज फैल गई कैटल में। इन 18th सेंचुरी बेटा वाटर ब्लूम्स पानी को खराब करते हैं, पानी की क्वालिटी को खराब करते हैं, उस पानी को हम यूज नहीं कर सकते। आप समझे नहीं? देखो हमारे पानी में ना वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है कि नहीं? हाँ श्रुति बेटा, वाटर कंटेन्स डिजॉल्व ऑक्सीजन। अगर उस पानी में बहुत सारे प्लांट्स ग्रो हो गए तो वो सारा ऑक्सीजन प्लांट्स यूज करेंगे ना। अगर पानी में ऑक्सीजन की कमी हो गई, डिजॉल्व ऑक्सीजन खत्म हो गया, तो वो वाटर फिर पीने के लायक नहीं होता, यूज करने के लायक नहीं होता। इज इट ओके? वाटर ब्लूम्स पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी कराते। डन है ना? हाँ जी। तो मैंने क्या कहा 18th सेंचुरी में यूरोप में कैटल में एक डिजीज फैल गई, a disease spread in cattle। बेटा जी उस डिजीज का नाम था बोवाइन पिल्यूरो निमोनिया। बोवाइन पिल्यूरो निमोनिया यूरोप में 18th सेंचुरी में कैटल में एक डिजीज फैल गई, उस डिजीज का नाम था बोवाइन प्ल्यूरो निमोनिया। इस डिजीज से बहुत सारे कैटल, बहुत सारी गाय भैंस बीमार हो गई। पहले पहले साइंटिस्ट ने सोचा कि शायद ये डिजीज किसी वायरस से होती है, लेकिन लेटर ऑन पता चला कि इट इज काज्ड बाय सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो पहले पहले साइंटिस्ट को शक था
शायद बोवाइन प्लूरोनिमोनिया वायरल डिजीज है, बट जितना ज्यादा साइंटिस्ट ने इन कैटल को देखा, इन कैटल का ट्रीटमेंट किया, इसके ऊपर रिसर्च की, तो फिर पता चला कि नहीं जी, बोवाइन प्लूरोनिमोनिया कोई वायरल डिजीज नहीं है, ये किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है। ठीक है, अब देखिए 1843 में, मतलब ये 19th सेंचुरी है, 1843 में लुइस पास्चर, शायद आप जानते होंगे, लुइस पास्चर, इन्होंने डिस्कवर किया फ्रॉम द प्लूरल फ्लूइड ऑफ कैटल सफरिंग फ्रॉम प्लूरोनिमोनिया, एक ऑर्गेनिज्म को, जिस ऑर्गेनिज्म का नाम इन्होंने रखा PPLO। मैं फिर से रिपीट करूंगा, 1843 में लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया, मतलब निकाला, इन्होंने डिस्कवर किया अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्लूरल फ्लूइड ऑफ cattle suffering from bovine प्लूरोनिमोनिया। ठीक है, अब सवाल है कि ये प्लूरल फ्लूइड है क्या भाई? देखिए बेटा, अगर किसी कैटल को निमोनिया हो गया, प्लूरल निमोनिया हो गया, तो उस कैटल के लंग्स में इंफेक्शन होता है और लंग्स में पानी भर जाता है, उस पानी को प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। पहले ही लंग्स में पानी होता है, उस पानी को प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। लेकिन अगर बोवाइन प्लूरल निमोनिया हो गया तो लंग्स में प्लूरल फ्लूइड का क्वांटिटी बढ़ जाता है। लुइस पास्चर ने क्या किया, जब इसके पास एक बंदा आया अपना गाय लेके कि जी मेरा कैटल बीमार है, थोड़ा देख लीजिए, इसने इस गाय के लंग्स से थोड़ा सा प्लूरल फ्लूइड निकाला। देखिए प्लूरल फ्लूइड कहाँ होता है, मान लीजिए अगर ये एक लंग है, लेट इट इज अ लंग, ठीक है, लंग्स के एक्सटर्नल कवरिंग को बेटा हम बोलते हैं प्लूरा। क्या? द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ लंग्स इज नोन एज प्लूरा। हम इस लंग का एक्सटर्नल कवरिंग बनाते हैं। ये देखिए रेड कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, एक और, ठीक है ना, जो मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ किया दैट इज द लंग। हम इसमें शेड मारते हैं, ये चीज, दिस इज द लंग, है ना। और आप देख सकते हैं लंग्स के बाहर कवरिंग है, ये डबल लेयर्ड कवरिंग है। इसके बाहर वाले लेयर को हम बेटा बोलेंगे पेराइटल प्लूरा। क्या? पेराइटल प्लूरा। और अंदर वाले लेयर को हम बोलेंगे विसरल प्लूरा। विसरल प्लूरा। इन दो लेयर्स के बीच में, पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में एक फ्लूइड होता है, उसी फ्लूइड को बेटा जी हम बोलते हैं व्हाट? प्लूरल फ्लूइड। ये देखिए, शायद आपको डॉट डॉट दिख रहे होंगे, ये दिस इज द प्लूरल फ्लूइड। तो पास्चर ने इसी प्लूरल फ्लूइड को निकाला उन कैटल से, उन कैटल के लंग्स से
जो बीमार थे, किससे बीमार हुए थे? बोवाइन प्लूरोनिमोनिया से। और इन्होंने देखा इस प्लूरल फ्लूइड के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स थे। इन्होंने इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का नाम रखा क्या? PPLO। PPLO का फुल फॉर्म बेटा प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म्स। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म्स। लेकिन पास्चर के पास उस टाइम टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं थी। उस टाइम इसके पास ज्यादा अच्छे अच्छे टूल्स नहीं थे जो लेबोरेटरी में होने चाहिए। इसलिए पास्चर ने इस फ्लूइड को, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को, पीपीएलओस को प्योर फॉर्म में आइसोलेट नहीं किया। He could not obtain them in pure form. पीपीएलओस इसने फ्लूइड से निकाले, लेकिन इन पीपीएलओस को, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म्स को प्योर फॉर्म में नहीं निकाल पाया। He was unable to culture them in pure form. प्योर फॉर्म में आइसोलेट नहीं कर पाया। इज इट ओके? अब देखिए 1898 में, इन 1898 दो फ्रेंच साइंटिस्ट्स, एक का नाम था नोकार्ड एंड दूसरे का नाम था रॉक्स। इन दोनों ने पहली बार पीपीएलओस को प्योर कल्चर में आइसोलेट किया। दे फॉर द फर्स्ट टाइम isolated PPLOs in pure culture, in pure form. Is it okay? उसके बाद ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को डिस्कवर किया गया। वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स प्लस पीपीएलओस, इन सब को एक नाम दिया गया। उस नाम का नाम है माइकोप्लाज्मास। समझ रहे बात? आफ्टर 1898 बहुत लोगों ने ऐसे ही बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को डिस्कवर किया जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में निमोनिया कराते थे। देन ऑल दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स प्लस ये पीपीएलओस, इनका बाद में नाम रखा गया माइकोप्लाज्मास। लेकिन ये माइकोप्लाज्मास नाम किसने रखा? दिस नेम वाज गिवन बाय नोवाक in 1929। ठीक है, इज इट ओके? पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए। हाँ, सौम्य बेटा लिया स्क्रीनशॉट, श्रुति कुमारी लिया, रश्मि आपने लिया, वेरी गुड। एक मिनट बेटा जी, तो आगे बढ़ू मैं। ओके, अब देखिए जो माइकोप्लाज्मास होते हैं, आजकल की डेट में हमको माइकोप्लाज्मास के बारे में काफी कुछ पता है। माइकोप्लाज्मास क्या है? ये स्मॉलेस्ट known aerobic prokaryotes, smallest known aerobic prokaryotes without cell wall। इनमें
सेल वॉल नहीं होता। नहीं तो हम पढ़ रहे हैं किंगडम मोनिरा। मैंने आपको बताया किंगडम मोनिरा में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बैक्टीरिया, उनमें सेल वॉल होता है। सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। साइनोबैक्टीरिया, उनमें भी सेल वॉल होता है। सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन एंड लिपोपॉलीसेकेराइड। इसके बाद हम आर्की बैक्टीरिया पढ़ेंगे, उनमें भी सेल वॉल होता है। सारे प्रोकैरियोट्स में बेटा सेल वॉल होता है, लेकिन ये इकलौते ऐसे प्रोकैरियोट्स हैं जिनमें सेल वॉल नहीं है। एंड दे आर एरोबिक इन नेचर, मतलब इनमें होती है रेस्पिरेशन कौन सी वाली? एरोबिक रेस्पिरेशन। जो भी एरोबिक प्रोकैरियोट्स है ना बेटा, उनमें सेल वॉल होता है। ये इकलौते ऐसे एरोबिक प्रोकैरियोट्स हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होता। स्मॉलेस्ट नोन एरोबिक प्रोकैरियोट्स विदाउट द सेल वॉल, राइट? एरोबिक रेस्पिरेशन में पढ़ा चुका हूं, ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है। तो पहला पॉइंट आपने याद रखा, दे आर स्मॉलेस्ट नोन एरोबिक प्रोकैरियोट्स विदाउट अ सेल वॉल। दूसरा पॉइंट इनके बारे में, दे कॉज अ नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल डिजीजेस। बहुत सारे प्लांट और एनिमल डिजीजेस कॉज करते हैं, कॉज अ नंबर ऑफ डिजीजेस in plants and animals, including humans, humans में भी। तीसरा पॉइंट, सेल वॉल है नहीं इनमें। दे हैव कॉलोनियल एग्जिस्टेंस, अकेले नहीं रहते। दे लिव इन कॉलोनीज, दे हैव कॉलोनियल एग्जिस्टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में बेटा, क्या? क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होता। सेल वॉल रिजिड होता है ना, अब इनमें सेल वॉल है ही नहीं, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन। तो इनके पास रिजिडिटी नहीं है, ये टफ नहीं है, हार्ड नहीं है। इनके पास रिजिडिटी नहीं है तो मतलब इनके सेल्स फ्लेक्सिबल होते हैं। इनके सेल्स का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। सिंस दे लैक सेल वॉल, since they lack cell wall, they have no definite shape. They have no definite shape. Definite shape, इनमें कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, इनकी शेप चेंज होती रहती है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, जो शेप चेंज करते हो, दे कीप ऑन changing their shape. ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बेटा हम पीलियोमॉर्फिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। दे आर paleomorphic microorganisms. They are able to change their shape क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होता, राइट? अब देखिए थोड़ा सा इनकी स्ट्रक्चर के बारे में। अगर मैं इनका सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो बाहर सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल वॉल तो है नहीं, बस सेल मेम्ब्रेन ही है। बट दिस सेल मेम्ब्रेन इज ट्रिपल लेयर्ड, ट्रिपल लेयर्ड। 3 लेयर्स हैं सेल मेम्ब्रेन में। They have got a triple layered cell membrane. Cell membrane is made up of lipids and proteins.
लिपिड्स बोले तो एक टाइप के फैट्स ही होते हैं बेटा। सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा, एंड इस साइटोप्लाज्म में यू विल सी राइबोसोम्स। राइबोसोम्स राइबोसोम्स के साथ साथ कुछ इस तरह का डीएनए आपको दिखाई देगा। ये क्या चीज है ये? दिस इज डीएनए, न्यूक्लियोइड। ये होगा डबल स्ट्रैंडेड, बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह। सर्कुलर, सर्कुलर क्यों? क्योंकि ये क्लोज्ड लूप के फॉर्म में है। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ठीक। राइबोसोम्स कौन से वाले बेटा? 70s, जिनमें सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट 70 स्वेडबर्ग यूनिट होगा। ठीक है। सर्कुलर डीएनए, हाँ, और इनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होगा। आरएनए वैसे सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम्स में भी आरएनए होता ही है, ये आप पढ़ोगे। और बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मेन स्ट्रक्चर यही है, इससे ज्यादा कुछ और नहीं होता। ठीक है। और पहले ही हम बोल चुके हैं, दे कॉज अ वैरायटी ऑफ डिजीजेस इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए, इतना काफी है इनके बारे में। अच्छा, एक और पॉइंट मैं भूल गया, इनको हम जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। जोकर्स क्यों? क्योंकि ये जोकर की तरह अपना फेस चेंज करते रहते हैं। जोकर जानते हैं ना, क्लाउन जो सर्कस में होता है, वो अपना फेस चेंज करता रहता है ना, कभी हंसता है, कभी रोता है, मुंह बनाता रहता है, क्योंकि ये भी अपना शेप चेंज करते रहते हैं। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्यों? क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी ही बोलते हैं, या जोकर्स ऑफ माइक्रोबियल वर्ल्ड ये भी बोल सकते हैं। तो आगे बढ़ूं मैं। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे बेटा जी एक्टिनोमाइसीट्स की। बस ऑलमोस्ट ये चैप्टर हो गया, इसमें अब सिर्फ और सिर्फ हमको पढ़ना है आर्कीबैक्टीरिया। अभी हम बताएंगे एक्टिनोमाइसीट्स। एक्टिनोमाइसीट्स previously they were included in fungi. Previously included in kingdom fungi. एंड जब इनको किंगडम फंगी में रखा गया था, तब इनको नाम बोला जाता था, दे वर नोन एज रे फंगी। दे वर नोन एज रे फंगी, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर फंगी के जैसा ही था, तभी इनको फंगी में रखा जाता था। ठीक है, ठीक है ना जी। लेकिन जब इनके बारे में रिसर्च की गई, पता चला कि ये प्रोकैरियोटिक इन नेचर है, और किंगडम फंगी में सिर्फ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तब इनको किंगडम फंगी से निकाल के किंगडम मोनिरा में रखा गया।
ठीक, नाउ they are kept in Monera and are known as mycobacteria. इनको माइकोबैक्टीरिया भी बोला जाता है. एक्टिनोमाइसीट्स तो बोलते ही, दे आर ऑल्सो नोन एज माइकोबैक्टीरिया, या इनको माइसीलियल बैक्टीरिया भी बोला जाता है. माइसीलियल बैक्टीरिया, और इनको फाइलामेंटस बैक्टीरिया भी बोला जाता है. फाइलामेंटस बैक्टीरिया. अब देखो, माइसीलियल बैक्टीरिया क्यों बोला जाता है इनको? क्योंकि इनका बॉडी बिल्कुल फंगल बॉडी के जैसा ब्रांचेड होता है. जब हम फंगाई पढ़ेंगे ना, मैं आपको बताऊंगा फंगाई की बॉडी को हम माइसीलियम बोलते हैं. इनकी बॉडी, इनका सेल स्ट्रक्चर बिल्कुल ब्रांचेड होता है. अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो एक एक्टिनोमाइसीट को देखेंगे तो सेल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा. ऐसा सेल एक ही है, लेकिन इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं. फंगल बॉडी का भी ऐसे ही ब्रांचेड स्ट्रक्चर होता है. इस ब्रांचेड स्ट्रक्चर को बेटा हम माइसीलियम बोलेंगे. दैट इज व्हाई इनको हम माइसीलियल बैक्टीरिया भी बोलते हैं, या माइको मतलब फंगस. फंगस के साथ इनका स्ट्रक्चर रिलेटेड है. दैट इज व्हाई दे आर नोन एज माइकोबैक्टीरिया. ठीक है, कहां पर होते हैं? दे आर फाउंड इन सॉइल. ज्यादातर सॉइल में होते हैं. They are used to prepare many antibiotics. They are used to prepare many antibiotics. ठीक, इनसे एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं. और एंटीबायोटिक्स आपको पता ही है, मैं बता चुका हूं. ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस, those chemical substances which are formed from microorganisms, और दूसरे माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को किल करने में मदद करेंगे. ठीक है, इसी किंगडम मोनेरा का लास्ट टॉपिक है आर्कीबैक्टीरिया. आर्कीबैक्टीरिया, व्हाट आर आर्कीबैक्टीरिया बेटा जी? आर्कीबैक्टीरिया आर प्रिमिटिव बैक्टीरिया. प्रिमिटिव बैक्टीरिया, या बोलिए एंशिएंट बैक्टीरिया. अब ये प्रिमिटिव या एंशिएंट बैक्टीरिया क्या है? व्हाट डज इट मीन? दोज बैक्टीरिया living in primitive earth-like conditions. Primitive earth-like conditions. ऐसे बैक्टीरिया जो प्रिमिटिव अर्थ-लाइक कंडीशंस में रहते हैं, उन बैक्टीरिया को हम आर्कीबैक्टीरिया बोलते हैं. मतलब क्या है इसका? व्हाट डज इट मीन? आपको मैं बता दूं, जब हमारा प्लेनेट अर्थ बना ना, उस टाइम अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई था. यहाँ पर बहुत ज्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन था पानी में. टेम्परेचर वॉज वेरी हाई. पानी में सॉल्ट ही सॉल्ट था, हाइड्रोजन था लेकिन ऑक्सीजन था ही नहीं. ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस को हम अर्थ लाइक कंडीशंस बोलते हैं. तो ये बैक्टीरिया उन्हीं अर्थ लाइक कंडीशंस में रहते हैं. मतलब इसका ये हुआ कि आज भी हमारे प्लेनेट पे लगभग वैसी कंडीशंस किसी किसी जगह पर हैं. जिस जगह पर वो एक्सट्रीम कंडीशंस है. एक्सट्रीम कंडीशंस मतलब वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन,
एनारोबिक एनवायरनमेंट, ऑक्सीजन है ही नहीं, उन कंडीशंस को एक्सट्रीम कंडीशंस बोलेंगे। तो जहां जहां पर एक्सट्रीम कंडीशंस हैं वहां पर ये रहेंगे। दे लिव इन एक्सट्रीम कंडीशंस लाइक हाई टेम्परेचर, they live in high salinity, salinity मतलब salt concentration, they live in anaerobic environments, anaerobic conditions, है ना। अब सवाल है कि ये इतने खतरनाक एक्सट्रीम कंडीशंस में कैसे रह पाते हैं। जब हाई टेम्परेचर पे बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, बाकी ऑर्गेनिज्म नहीं रह पाएंगे तो ये कैसे रहते हैं। जब हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स या बाकी ऑर्गेनिज्म्स नहीं रह पाते तो ये कैसे रह पाते। इसका जवाब ये है बेटा, इनके सेल मेम्ब्रेन में, देयर सेल मेम्ब्रेन्स, सेल वॉल तो इनमें होता ही है, बट देयर सेल मेम्ब्रेन्स हैव स्पेशल ब्रांचेड चेन लिपिड्स, स्पेशल ब्रांचेड चेन लिपिड्स। यही ब्रांचेड चेन लिपिड्स इनको इतनी खतरनाक कंडीशंस में रहने के लिए मदद करते हैं। सेल मेम्ब्रेन्स हैव ब्रांचेड चेन लिपिड्स which help them to live in extreme conditions। समझे बात? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए। सौम्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, श्रुति कुमारी आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए बेटा जी, आर्की बैक्टीरिया 3 टाइप्स के हैं। आर्की बैक्टीरिया, देयर आर 3 टाइप्स। मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस, thermoacidophiles, thermoacidophiles and halophiles। मिथेनोजेंस एनारोबिक एनवायरनमेंट में रहते हैं और ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। दे आर मीथेन प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। थर्मोएसिडोफाइल्स रहते हैं, दे लिव इन हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग्स, हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग्स जहां पर एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। एंड हैलोफाइल्स रहते हैं, दे लिव इन हाईली सलाइन वाटर्स, ऐसा पानी जिसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो। इनके बारे में डिटेल में हम बेटा अगली क्लास में पढ़ेंगे, आज की क्लास में इतना काफी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, मैं अगली क्लास में फिर से यही से रिपीट करूंगा। आर्की बैक्टीरिया 3 टाइप्स के होते हैं, राइट। तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय। आप क्लास छोड़ सकते हो।